जय हिंद दोस्त। हमारे भाई ने बहुत अच्छा मैसेज किया है और बहुत प्यारे मैसेज भी करते रहते हैं लोग कि सर बीपीएससी की भर्तियां रद्द होंगी या नहीं होंगी। इस पे आप लोग बहुत सारा वीडियो बनाते हैं कि भर्तियों को कभी कोई कहता है कि रद्द होगी या कोई कहता है कि नहीं होगी। आप मेरा वीडियो उठा के जाइए, शुरू से लेके आखिरी तक आज तक की वीडियो देखिए। कहीं भी मैंने ये नहीं कहा है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, क्योंकि मैंने सबूत वो तथ्य सारे मैंने पेश कर रखे हैं जिसकी आवश्यकता इस बिहार को थी, शिक्षा विभाग को थी और जिसके तहत अनेकों गिरफ्तारियां हुई। आज इसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, बीपीएससी टीआरई 2.0 जब रिजल्ट आया है तब से आप मेरा वीडियो उठाइए, देखिए। मेरी लड़ाई सच्ची और सही रही है। मैंने यहाँ तक कि उस व्यक्ति का भी सीट नंबर बताया था जो मेरे पीछे सीट नंबर था, कि उस लड़की को कुछ नहीं आ रहा था। उसने क्या किया था, एक साइड से उठा के सारे ए करके पूरे 20 तक भर दिया, फिर बी भर दिया, फिर सी भर दिया, फिर डी भर दिया। ऐसे करके उसने पेपर दिए थे और ऐसे बच्चे का सिलेक्शन किस आधार पे हो गया, जबकि वो बनारस की रहने वाली थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बनारस की लड़की रहने वाली थी और शायद मिश्रा जी थी। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस भर्ती प्रक्रिया में जिस आधार पे धांधली हुई, एक सेंटर के लड़कों का मेरिट लिस्ट में आ जाना भी अपने आप में एक संदेह का कारण था। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके कारण मैंने सारी वीडियो पे बताया था कि कैसे कैसे भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बार बार मैं भर्ती प्रक्रिया को रद्द होने का आपको बताता रहा हूँ कि जो उर्दू और बांग्ला में के स्थान पे हिंदी का पेपर लिया गया था, वो अपने आप में भी असंवैधानिक था और संवैधानिक रूप से उसको पेपर लेना चाहिए था। जिस भाषा के लिए हमें टीचर नियुक्त करना है उसी भाषा में उससे पेपर लेना होता है, तभी उस भाषा का टीचर नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी का टीचर बनाना है तो इंग्लिश का पेपर ले लिए और इंग्लिश का बनाना है तो हिंदी का ले लिए। तो ये सारी बातें थी, उसको देखते हुए मैंने सारी चीज़ों को आपको बताया, लेकिन उसके बावजूद भी भाई को मेरे विश्वास नहीं हो रहा था कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। उसके अलावा कोर्ट के फैसले आप उठा के देख लीजिए, कितने सारे। अभी नीट के जो परीक्षा हुआ उसमें भी देखा गया, पाया गया कि सिपाहियों को भी हड़काने का कोशिश किया गया कि अधिकारी की गाड़ी आपने कैसे रोक लिया, और बाद में हमें पता चलता है कि पेपर आउट कराने वाला ही वही व्यक्ति था और उसको बाद में धर दो बोचा गया। और आज नए नए खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर की पदवी लगाए हुए लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही है, उनके बेटों को, उनके पिता की भी गिरफ्तारी हो रही है कि बीपीएससी में इन्होंने धांधली कराया है और उनसे पूछताछ चल रही है। आखिर वो किससे संबंधित थे? पुराने माफिया जो दब चुके थे, अब उनके भी रास्ते साफ हो गए। बड़े बड़े इसमें डीलर भी बिहार के शामिल हैं। आखिर इन माफियाओं को उभारने का प्रयास कौन कर रहा है? कभी कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के शासन में बहुत गुंडा राज था, तो वहाँ के लोग उसके बावजूद भी संपन्न थे, सुखी थे, लेकिन अब गुंडा राज नहीं है। फिर भी जितनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो सब माफियाओं की हो रही हैं, और जितने पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं उसमें भी सब वही गुंडे, वही शिक्षा माफिया हैं जिनका कि नया निर्माण किया गया है। हम लोग मनीष पत्रकार नहीं है कि झूठे अपने लिए लड़े। हम लोग लड़ते हैं बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के हक के लिए, जो कि कभी विश्व का केंद्र माना जाने वाला शिक्षा में बिहार, उसको फिर से पुनः जीवित करने का प्रयास करने वाले हम लोग हैं। हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हैं। कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार राज्य के शिक्षक को बाहर किया जाए और अदर राज्य के शिक्षक को पैसे के आधार पर भर्ती कर लिया जाए। मैं कहता हूं, अगर अदर लोग को ही आपको शिक्षा के आधार पर भर्ती करना है, आइए कंपटीशन में अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो उनको भर्ती कर लिया जाए। उसके बावजूद भी हर राज्यों में 10% का आरक्षण है। आपने जब भर्ती प्रक्रिया लिया था उस समय 10% का आरक्षण दिखाया था कि अदर स्टेट को 10% का आरक्षण मिलेगा। तो अदर स्टेट को मुख्यमंत्री की जवानी में बता रहा हूँ, जब उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर बांटा था तो 15% का आरक्षण कहाँ से दे दिया। उन्होंने कहा कि अदर स्टेट के लड़के 15% भर्ती हुए, और
ये भर्ती रद्द होने का मुख्य कारण है। एक और मुख्य कारण सामने आया है कि पटना और अन्य जिलों में सीटों से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कर देना भी अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपराध बहुत बड़े सिरे पे हुआ है। और अपराध में केवल शिक्षा माफिया ही नहीं, अधिकारी बन के बैठे वो शिक्षा माफिया हैं जो कि सरकारी रूप धारण करके अंदर से सरकारी कामों को खोखला करते जा रहे हैं। वो नेता हैं जिन्होंने जनता का पैसा खा के इस जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आखिर बिहार राज्य विकास के क्षेत्र में या युवाओं को विकास के क्षेत्र में किस आधार पर भेजा जाए? मनीष पत्रकार घूम के कहते हैं कि मजदूरों के बच्चे अब मजदूर नहीं बनेंगे, अब मजदूरों को बाहर जाके नौकरी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, अब वो आईएएस की कुर्सी पर बैठेंगे क्या? मतलब बिहार में कम पढ़े लिखे लोगों मजदूरों को धोखा देने का काम पूर्व समय से ही चला आ रहा है। वैसे ही आज के भी लोग मजदूरों को जान रहे हैं कि कम पढ़े लिखे और इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक शिक्षित हैं, चाहे आपके पास ज्ञान है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, आपके पास ज्ञान है, आप स्वयं जानिए। अगर आप काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा नहीं आएगा तो आपका लड़का एजुकेशन कहाँ से ग्रहण करेगा? वो पत्रकार जो कभी पुल टूटा हुआ दिखाया, कभी कोई निर्माण को गलत दिखाया, कभी शिक्षा के क्षेत्र में लड़ रहे शिक्षकों के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, जिसने पुल को गलत दिखाया, लाइट को गलत दिखाया, क्या एक भी एप्लीकेशन उस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया? क्या जाके मुख्यमंत्री से मिला? अपने आप को बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूबर पत्रकार बोलने वाले मनीष कश्यप आज अपने आप को पत्रकार बनने से भी इनकार कर देते हैं। और जो 9वीं क्लास फेल व्यक्ति है, चुनाव लड़ रहा है, उसी के स्थान पे जाके ये भी चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और अपनी तुलना 9वीं फेल के साथ करने का मतलब है कि इन्होंने केवल डिग्रियां ली है, पढ़ाई में इन्होंने मन नहीं लगाया है। अगर पढ़ाई में मन लगाए होते तो आज कहीं ना कहीं अच्छे इंजीनियर होते और इंजीनियर के पद पे काम कर रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको पतली नसों के बारे में बिहार के उनके जन्म के समय से ही पता है कि बिहार में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको किस आधार से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और कैसे अपने लिए नए रोजगार, नया जीवन सक्सेस किया जा सकता है। जब गर्भवती बहन के ऊपर लाठी का बरसात हो रहा था, उस समय मनीष कश्यप का एक भी वीडियो हमको दिखा दीजिए तो मैं मानूं कि मनीष कश्यप सही हैं और उन्होंने अपनी पत्रकारिता भूल गए। और ये तक नहीं पूछा, किसी ने ये तक क्वेश्चन नहीं किया कि आखिर इनके ऊपर लाठी चार्ज करने का आदेश किसका था और किसने दिया था, क्यों दिया था। भीड़ को हटाने का बहुत रास्ते हैं। सबसे मेन रास्ता है कि अगर आपको भीड़ की हटाना है तो उनकी मांगें सुनिए, उनकी मांग क्या है, उनके मांग को अमल करिए और उस पर कार्रवाई करिए, भीड़ अपने आप हट जाएगी। इसके मतलब है कि आप भीड़ को केवल भगाना चाहते हैं, छितिर-बितिर करना चाहते हैं, उसकी मांगों को सुनना नहीं चाहते, यानी दोषी आप स्वयं हैं। बिहार राज्य में आज जिस आधार पे शिक्षकों के साथ खिलवाड़ हुआ है और पत्रकार महोदय लोग ने पत्रकारिता के बहाने अपनी रोटी सेकी है, ये एक अपराध है। मैंने कई ऐसे यूट्यूबरों को भी देख रहा हूँ जो कि स्कूलों में शिक्षकों को जाके परेशान कर रहे हैं, चाहे वो धोखे से भर्ती हो चाहे वो सही भर्ती हो, उससे मेरा लेना देना नहीं है। उसकी जांच हो रही है और उस पर कार्रवाई होगी। आपको किसने अधिकार दे दिया कि बिना परमिशन किसी के घर में या किसी संस्था में प्रवेश कर जाते हैं? और आपको भारत सरकार ने पत्रकारिता का अधिकार नहीं दिया है। आप अपने आप से यूट्यूब चला के पत्रकार बन गए। दूसरी चीज़, अगर आप गलत शिक्षक भी पकड़ते हैं जो कि शिक्षक के योग्य नहीं है,
तो उसका वीडियो चलाने से पहले क्या आपने एप्लीकेशन लिख के शिक्षा विभाग को दिया कि इस शिक्षक के साथ आपने वीडियो बनाया और उसका वीडियो ये है, इसको तत्काल प्रभाव से स्कूल या कॉलेज से निकाला जाए? आप इस प्रकार का कहीं भी कोई भी बिहार का यूट्यूबर एप्लीकेशन नहीं दिया है। मैंने सब खंगाल डाला है लेकिन कहीं नहीं मिला। और ये ज़रूर मिला कि वो अपनी रोटी सेकने के लिए समाज को में वीडियो फैला के उनसे पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा दिए। अगर उनकी औकात अगर हम पूछ लें कि आप पढ़ के एक पत्रकार हुए हैं और जब आप किसी क्षेत्र के पत्रकार हैं और आप हमसे अगर क्वेश्चन करने आ रहे हैं, अगर हमारे क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको उसकी जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पत्रकार क्वेश्चन करेगा, पत्रकार के क्वेश्चन करने का भी अधिकार हमको संविधान देता है और उसके तहत आप आइए, हमसे पत्रकारिता करिए। हम बहुत अधिक तत्पर हैं आपके साथ बैठने को। लेकिन याद ये रख के आइएगा कि मेरे क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना होगा। और आप ये मत सोचिएगा कि आपके ही चैनल का वहाँ रिकॉर्डिंग होगा, वहाँ हमारे भी चैनल का रिकॉर्डिंग होगा और हर किसी के चैनल का रिकॉर्डिंग होगा कि आखिर आपने क्या क्वेश्चन किया और मैंने क्या क्वेश्चन किया, आपने क्या जवाब दिया, मैंने क्या जवाब दिया। मेरे को केवल वो सभी पत्रकार बिहार के आए और मेरे को ये बताएं कि शिक्षा विभाग में जो घपला हुआ, जो शिक्षा माफिया पकड़े जा रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई उस पर कार्रवाई कर रही है, क्या शिक्षकों के साथ खड़े हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो उनको स्कूलों में प्रवेश करने पर बैन लगना चाहिए। मैं आज पूरे दर्द, ऐसा दर्द मैंने देखे, अपने आंखों से जूझे हैं। लोगों को लग रहा था रोते रोते मर जाएंगे, आखिरी बार अपना पेपर दे रहे थे और अच्छा पेपर गया है। लेकिन चोर घपलेबाज शिक्षा माफियाओं के कारण उसको नौकरी नहीं मिल पाई। इसके दोषी कौन है? जिसकी 3-3 बिटिया थी वो रो रहा था, जिसका आखिरी उम्मीद थी वो रो रहा था। आखिर उनके जीवन में ऐसा दिन लाने वाले कौन कौन दोषी हैं? और आप लोग वोट का अधिकार मत भूलिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो आपके न डालने से सरकार ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगी। सरकार 100% बनेगी। उसको बदलने का काम आपको करना है। सरकारें बदलेंगी तो काम करेंगे और सरकारें नहीं बदलेंगी तो काम नहीं करेंगे। आप अपना वोट का अधिकार देने नहीं जाएंगे तो जो सरकार के जय जयकार करने वाले हैं वो पहुंच के अपने सरकार को वोट देंगे, फिर से पुनः अपनी सरकार बनाने का काम करके बिहार में धांधलियों को बढ़ावा देंगे। और इस पे सीबीआई जांच बैठाना बहुत अधिक आवश्यक है। शुरू से लेकर अभी तक मैंने जितनी बातें बोली है, क्या इस पे सीबीआई जांच बैठनी चाहिए कि नहीं, मैं हर एक पत्रकार से इस बात का क्वेश्चन करता हूं। और पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं केंद्र सरकार से कि इस पर तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच बैठाया जाए और सभी की गिरफ्तारियां हों, उन अधिकारियों की, उन मंत्रियों की जो इसमें शामिल है। जय हिंद, जय भारत।